चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करके न्यू चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स। अहम तरीन चैप्टर, अहम तरीन मॉलिक्यूल। अब व्हाट डज एंजाइम मीन और एंजाइम को पढ़ना कैसे, आज का मेरा ये लेक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। एंजाइम्स की सबसे पहले पढ़ते हैं मीनिंग। एंजाइम्स को एंजाइम्स क्यों कहते हैं? एंजाइम लफ्ज़ निकला है एन से। एन का मतलब होता है इनर, एन का मतलब होता है इंटरनल। तो एन मीन्स इनर, इंटरनल। और अगर कभी लफ्ज़ आ जाए जाइम, तो जाइम का मतलब है एंजाइम्स, जाइम का मतलब है ईस्ट। अब इसको किस तरह से पढ़ना है? दुनिया का फर्स्ट एवर एंजाइम ये है ईस्ट, उसकी सेल वॉल में डिस्कवर हुआ था। ये ईस्ट की सेल वॉल, और जो सबसे पहला हुआ था उसका नाम था, कोई कहता है जाइमेस, कोई कहता है जाइमोजिन नाम है। तो फर्स्ट एवर एंजाइम डिस्कवर इनसाइड द सेल वॉल ऑफ ईस्ट। सर आप बार बार ईस्ट का जिक्र कर रहे हैं, व्हाट डज ईस्ट मीन? इट इज कॉल्ड एज यूनिसेल्युलर फंजाई। ऑल फंजाई आर मल्टीसेल्युलर एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट इज अ यूनिसेल्युलर फंजाई। मीनिंग के बाद आगे चलते हैं, पढ़ते हैं डिस्कवरी। दिस एंजाइम फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिश विल्हेल्म क्यूने 1878 में सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। तो फर्स्ट एवर एंजाइम वाज डिस्कवर्ड इन फ्रेडरिश विल्हेल्म क्यूने। आगे चलते हैं, डिस्कवरी के बाद पढ़ते हैं डेफिनेशन। मगर डेफिनेशन से पहले मैं आपको एंजाइम्स के से मुतालिक एक अहम तरीन बात बताता हूँ। ये एक कहलाता है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म। सर व्हाट डज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स? बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स किसको बोलते हैं? वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट हो। नंबर 1 प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज बेसिस ऑफ लाइफ, वो कहलाता है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 2 रेस्पिरेशन। हो ही नहीं सकता कि कोई लिविंग हो सांस ना लेता हो, तो रेस्पिरेशन इज अनदर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। Number 3 reproduction. Without reproduction life is not possible to continue. तो reproduction is another basic characteristics. फिर बहुत सारे आ जाते हैं न्यूट्रिशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सक्रीशन, और उसमें एक है मेटाबॉलिज्म। विदाउट मेटाबॉलिज्म लाइफ का, सेलुलर लाइफ का तस्वर ही नहीं है। और इस मेटाबॉलिज्म को आप दो में डिवाइड कर सकते हैं। ये रहे एक मेटाबॉलिज्म जिसका नाम है कैटाबॉलिज्म, और एक मेटाबॉलिज्म जिसको हम लोग कहते हैं एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आर ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स। कैटाबॉलिज्म से मुराद है टू डिस्ट्रक्ट, एनाबॉलिज्म से मुराद है टू कंस्ट्रक्ट। सर क्या मकसद? कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी चीज़ की ब्रेक डाउन होना। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी चीज़ की सिंथेसिस होना। सर ज़रा कैटाबॉलिज्म की कोई टाइप बताइएगा। नाम सुना होगा ग्लाइकोलाइसिस। एनाबॉलिज्म की कोई टाइप बताइएगा, प्रोटीन सिंथेसिस। अब जो सब्सटेंस कैटाबॉलिज्म करता है उस सब्सटेंस को हम कैटालिस्ट कहते हैं। जो सब्सटेंस कैटाबॉलिज्म करता है उसका नाम कैटालिस्ट, और जो कैटालिस्ट लिविंग ओरिजिन की हो, जो कैटालिस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनती हो, हम उसका नाम रखते हैं, दे आर कॉल्ड एज बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। जी हाँ बेटा, एंड दिस बायोलॉजिकल कैटालिस्ट इज कॉल्ड एज एंजाइम्स। तो ज़रा सुनिएगा, कोई पूछे
What is the definition of enzymes? तो it is defined as biological catalyst which speed up the rate of chemical reaction in a equilibrium state या in a constant condition. एंजाइम्स वो है जो मेटाबॉलिज्म को, एंजाइम्स वो है जो कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस को बेटा 4-5 टाइम्स इंक्रीज करता है। याद रखिएगा। ये देखें, मैं आपको बताऊं, एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। हम केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन कहते हैं और बायोलॉजी में इसका नाम है केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में होता है कि ये है जिसका नाम है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में और इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाला कौन होता है? एंजाइम्स। और मज़े की बात यह है कि अगर 1 ग्राम का रिएक्टेंट होगा तो 1 ग्राम का प्रोडक्ट बनेगा, ना प्रोडक्ट 1.5 ग्राम का होगा ना प्रोडक्ट 0.5 का। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। और एंजाइम्स बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन एंजाइम्स बिकम अनचेंज। तो आज के बाद कोई आपसे पूछे एंजाइम किसको बोलते हैं? जो मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर दे। पुराने ज़माने में जब कोई गोश्त मुर्गी का नहीं बेटा पकड़ा होता था, जब उसको पकाते थे तो उसके अंदर डालते थे छालिया का दाना। वो छालिए का टेस्टलेस जो दाना है वो 4 घंटे में जो गोश्त बनना था वो 1 घंटे में कर देता है। अभी भी लोग बेटा एंजाइम्स को मुख्तलिफ चीज़ों में, मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रिएक्शन में वाइडली यूज़ करते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ और इस चैप्टर का सबसे बुनियादी सवाल आज डिस्कस करते हैं कि वाई एंजाइम्स या हाउ एंजाइम्स act, how enzymes increase the rate of chemical reaction। एंजाइम्स केमिकल रिएक्शन के स्पीड को कैसे फास्ट करते हैं आज हम पढ़ते हैं। वो कौन सा जादू है एंजाइम्स के पास, ज़रा 1 मिनट सुनिएगा। ये देखिएगा, ये एक कंटेनर है और ये एक कंटेनर है। इसमें मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं, ये रहे। इसमें मॉलिक्यूल्स रखे हैं, ये दोनों कंटेनर में मॉलिक्यूल्स की तादाद सेम है 100 ग्राम, और इसके अंदर भी मॉलिक्यूल कितने? 100 ग्राम। काम क्या है? काम यह है कि इन मॉलिक्यूल के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड है उसको ब्रेक करना है। मीन्स इन मॉलिक्यूल में मेटाबॉलिज्म करनी। आप यूँ कह सकते हैं इन मॉलिक्यूल के अंदर क्या करनी है? कैटाबॉलिज्म। हमने क्या किया? इसके अंदर डाला एक आम सा 1 ग्राम कैटालिस्ट। हमने इसके अंदर डाला 1 ग्राम एंजाइम्स। सर ये बताइएगा, एक आम से कैटालिस्ट में और एक एंजाइम में क्या फ़र्क है? एंजाइम नोन एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मीन्स वो कैटलिस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ओरिजिन हुआ। अब आप सारे स्टूडेंट्स अच्छी तरह से जानते हैं फिजिक्स, काइनेटिक एनर्जी, आपस में ये मॉलिक्यूल्स टकराते हैं। अब ज़रा 1 मिनट नोट कीजिएगा, एक ये बड़ा मॉलिक्यूल है, एक छोटा और एक छोटा और। ये देखिएगा, एक बड़ा मॉलिक्यूल है, एक छोटा और एक और छोटा मॉलिक्यूल। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें या फोर्स ऑफ कोलिजन, तो जो जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा उसमें एक काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। आप यूँ समझ लो इसकी काइनेटिक एनर्जी 100 है। ये थोड़ा बड़ा है
तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी 50। ये थोड़ा बड़ा है तो काइनेटिक एनर्जी और कम होगी 25। तो ये इनकी काइनेटिक एनर्जी है। फोर्स ऑफ कोलिजन, आपस में टकराते हैं कंटेनर की वॉल से, दीवार से टकराते हैं। इधर भी यही है 150 और 25 इनकी काइनेटिक एनर्जी। ये जो आम सा कैटलिस्ट है 1 ग्राम का, ये मॉलिक्यूल को बोलता है आ जाओ मैं आपको ब्रेक करूं। तो मॉलिक्यूल ऐसे अरेंज होते हैं, कुछ बड़े मॉलिक्यूल अरेंज हो गए, कुछ छोटे, कुछ और छोटे मॉलिक्यूल, कुछ बड़े, कुछ छोटे मॉलिक्यूल, कुछ बड़े मॉलिक्यूल, कुछ छोटे मॉलिक्यूल, इस तरह से। तो ये जो मॉलिक्यूल बड़े छोटे अरेंज हो रहे हैं, तो वो जब इनमें कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ेगा तो ज़रा आप मुझे बताएं, इसको अगर आप ग्राफ में देखें तो वो ग्राफ फ्लक्चुएशन वाला होगा। कैसे, ज़रा सुने। ये 2 बड़े मॉलिक्यूल हैं तो इसका मतलब है एनर्जी कम होगी। अगर आप इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में करें, आप मुझे बताएं छोटे मॉलिक्यूल हैं एनर्जी ज़्यादा होगी, ये बड़े मॉलिक्यूल एनर्जी कम है, ये छोटा मॉलिक्यूल एनर्जी ज़्यादा होगी, ये कम मॉलिक्यूल एनर्जी ज़्यादा होगी, ये छोटा मॉलिक्यूल ये एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसमें एनर्जी का अप्स एंड डाउन आ रहा है, ये रहा, कांस्टेंट नहीं है, फ्लक्चुएशंस हैं। मगर अगर आप इसकी बात करें तो जो एंजाइम है वो बड़ा तेज़ है। एंजाइम एनर्जी रिच मॉलिक्यूल को, एंजाइम एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल को आपस में मिला देता है, ये देखें, और मिलाकर वो एक ही इन मॉलिक्यूल की एनर्जी को एक कांस्टेंट लेवल में ले आता है। इस मॉलिक्यूल की एनर्जी को वो ले आता है इंटरमीडिएट लेवल में। इंटरमीडिएट लेवल का मतलब है अब सारे मॉलिक्यूल की एनर्जी सेम होगी और फिर उस मॉलिक्यूल की एनर्जी को वो फिर उन मॉलिक्यूल के अंदर कोवलेंट बॉन्ड को बेटा क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। आप देख सकते हैं इधर एनर्जी अप्स एंड डाउन जा रही है और इधर उसने एनर्जी को ब्रेक डाउन कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम्स ने एनर्जी रिच और एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल को मिलाकर एक ऐसा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाया, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाया जिसमें सबकी एनर्जी बेटा क्या हो गई, इक्वल। और अब उनको उसने क्या किया, ब्रेक किया। सर इसका फायदा क्या होगा? अब है असल कहानी, जरा सुनिएगा। एंजाइम्स रिएक्ट्स विथ एनर्जी रिच एंड एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स। एंजाइम्स एनर्जी रिच यानी जिसमें 100 एनर्जी हो और एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल जिसमें 25 एनर्जी हो, उसके साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके क्या करता है, टू फॉर्म अ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, और उसको मिलाकर बनाता है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। अच्छा सर फिर क्या होगा, जब एनर्जी रिच एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल बनेंगे तो बन जाएगा एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा, अब ये होगा कि वो फिर कोवलेंट बॉन्ड को उनके दरमियान ब्रेक करेगा। सर यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। फिर बेटा याद रखना, जब सारे मॉलिक्यूल की एनर्जी इक्वल हो जाती है, जब सारे मॉलिक्यूल की एनर्जी इक्वल हो जाती है तो एक और एनर्जी होती है जिसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, वो हो जाती है लो डाउन। याद रखना, अगर सब मॉलिक्यूल की एनर्जी एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना तो उसका रिएक्शन में क्या असर होगा, जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो लो डाउन हो जाएगी। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी लो डाउन होगी उतना मोर एंड मोर मॉलिक्यूल, उतने ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल जो रिएक्शन में होंगे वो क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और आपका टाइम सेव होगा और आप रिएक्शन को क्या कर सकते हो, आप रिएक्शन को बेटा फास्ट कर सकते हो, आप रिएक्शन की स्पीड को बेटा क्या कर सकते हो, फास्ट। तो ज़रा मेरी बात समझिएगा, एंजाइम्स, ज़रा एक में मेरी बात समझिएगा, एंजाइम रिएक्ट विथ एनर्जी रिच एंड एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। इन दोनों को मिलाकर एंजाइम इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है और उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ता है। सर ये बताएं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाने से क्या होगा? इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाने से ओवरऑल केमिकल रिएक्शन में ये असर होगा कि जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो लो हो जाएगी
और सर ये बार बार आप कह रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी है क्या चीज़? तो आज आप सुन लीजिए। एक्टिवेशन एनर्जी उसको कहते हैं, वो एनर्जी जो रिएक्शन को स्टार्ट करे, जो रिएक्शन को बिगिन करे, जिससे रिएक्शन स्टार्ट हो और फिर वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो और एक मेरी बात समझिएगा, अगर किसी चीज़ की प्राइस कम होती है, किसी चीज़ की अगर पैसे कम होते हैं मार्केट में किसी प्रोडक्ट के, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके कंज्यूमर बढ़ जाते हैं। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, आपका टाइम जो है बेटा वो कम से कम ये यूज़ होगा और सेफ होगा और रिएक्शन फास्ट होगा। और एक आखिरी बात फिर ख़त्म करते हैं, ये सब कुछ हो रहा होता है इनटू इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब होता है कि जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, ना कम ना ज़्यादा, और एंजाइम्स अनचेंज, ना एंजाइम की शेप चेंज होगी, ना एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज होगा, ना बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन। दैट्स ऑल अबाउट रिटन इन योर बुक।